अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी वालेकुम सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सब लोग? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। क्विज़ आप लोगों का हो गया था कि रीअरेंज करने की ज़रूरत है, ये जो हमने 2 दिन पहले अरेंज किया था। नहीं सर वो हो गया था, ठीक है वो। अच्छा चलें ठीक है, ओके। फराज कितने क्विज़ और कितनी असाइनमेंट्स हो गई हैं? सर 2 क्विज और 3 असाइनमेंट्स। अच्छा चलें ठीक हो गया। ओके अब बस ठीक है, नेक्स्ट क्विज़ के लिए भी मुझे ना आप लोग कोई बताइएगा अगली स्लॉट। अब तो एक क्विज़ और रखेंगे और आज एक असाइनमेंट कर लेंगे। आप खुद अच्छा ही जी, बता हम दीजिएगा, लास्ट बेटर रहेगा। क्या चीज़? सर आप खुद ही बता दीजिएगा ना, जिस दिन भी करना होगा फिर हम हाँ उस हिसाब से कर लेंगे। चलो ठीक है, उसके हिसाब से कर लीजिएगा, सही है। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मेजरेबल फंक्शंस की, ठीक है। और मेजरेबल फंक्शंस में डिफ़ाइन किए थे कि ऐसे सारे फंक्शंस जो कि मेजरेबल डोमेन पे डिफ़ाइन किए जाते हैं और इन 4 में से कोई एक भी कंडीशन फुलफ़िल करते हैं तो उनको हम मेजरेबल फंक्शन कहते हैं। और ये चारों कंडीशन जो थी ये इक्विवेलेंट थी कि इनमें से कोई एक भी ट्रू हो तो बाकी दूसरी तीनों जो हैं कंडीशन इनमें से कोई भी फॉलो की जा सकती है यहाँ से। तो इसका प्रूफ भी यहाँ पे दिया हुआ था। तो एक केस का प्रूफ मैंने बता दिया था, जिस तरह से ये सेट डिफ़ाइन किए हुए हैं इसी तरीके से आप इनकी कोई भी वेरिएशन और जो कोरिस्पोंडिंग सेट्स आते हैं इस तरह के, उनके यूनियन या इंटरसेक्शन के ज़रिए आप अपना रिक्वायर्ड फंक्शन जो है वो बना सकते हैं। तो ये इस तरह से सारी जो कंडीशन है वो इक्विवेलेंट बन जाती हैं। फिर एक दो थ्योरम्स थे और यहाँ पे हमारी डिस्कशन चल रही थी, ठीक है। लेट एफ एंड जी बी मेजरेबल फंक्शंस ऑन द डोमेन ई दैट इज़ फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे डिसाइड करते हैं आपके कोई प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करती है। तो ज़रा मुझे बताइएगा कि कैसे पता चलता है कि कोई प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करती है, कैसे चेक करेंगे? ऑलमोस्ट एवरीवेयर का क्या मतलब है, कोई बताएगा? हाँ जी, एनीवन? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, या शायद उससे भी पिछले लेक्चर में, हम लोगों ने डिटेल में विद एग्जांपल्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन देखी थी कि जब कहते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो उसका क्या मतलब होता है। क्या वो पूरे सेट पे होल्ड करती है या वो पूरे सेट पर कुछ पॉइंट्स के अलावा बाकी हिस्से पर सेट के होल्ड करती है, या वो कहीं पे भी होल्ड नहीं करती है। तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर का क्या मतलब है, कोई भी नहीं बता रहा है? हाँ भाई फराज। सर हम उसके डिफरेंट इंटरवल के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स भी चेक कर रहे थे, तो उसी से हमने आइडिया लगा लिया था कि एक एग्जांपल में ऐसा फील हुआ कि वो कहीं पे भी होल्ड नहीं थी कर रही। हाँ लेकिन उसको हम ऑलमोस्ट एवरीवेयर तो नहीं कहेंगे, नहीं हमने नहीं सर, वो कहा था। इसीलिए चेक किया था उसी इंटरवल हाँ से। हाँ जी, हमने कहा था कि हम जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे कि किस सेट पे चेक करना है, और जब हम उस सेट पे देखेंगे तो वो प्रॉपर्टी सेट पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करनी चाहिए। इसका मतलब जी ये है कि वो सेट के ज़्यादातर हिस्से पे होल्ड करेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब तो यही है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स पे वो प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। लेकिन हम वो मेजॉरिटी वाला जो हमारा रूल है उसको मैथमेटिकली कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करती है किसी सेट पर अगर वो उस सेट के सब पॉइंट्स पे होल्ड करे एक्सेप्ट फॉर अ सबसेट ऑफ द सेट जिसका मैयर ज़ीरो। यानी कि एक प्रॉपर्टी एक सेट पे सब पॉइंट्स पे होल्ड करती है, सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे नहीं करती, और वो कुछ पॉइंट्स मिल के एक ज़ीरो मैयर का सेट फॉर्म करते हैं। अगर तो ज़ीरो मैयर से ज़्यादा पॉइंट्स पे वो होल्ड नहीं करती
तो फिर हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड नहीं करती। अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करती हो तो सेट के सब पॉइंट्स पे होल्ड करे एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट्स जिनका मैयर ज़ीरो है, जो मिल के मैयर ज़ीरो का सेट फॉर्म करते हैं। मुझे लगता है इसकी एक एग्जांपल और कर लेनी चाहिए। हमने मिसाल के तौर पे चलिए मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ। आपको आपको पता है कि ये फ़ंक्शन जो मैं लिखने लगा हूँ अभी ये स्क्रीन के लेफ़्ट पे, इस फंक्शन का मुझे कोई नाम बताए, क्योंकि इस फंक्शन में कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं। बस एक मिनट होल्ड कीजिएगा। आपको पता है कि ये लिखना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। वन अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज को मैं टिल्डा कर रहा हूँ। अच्छा चलें, अब बताइए इस फंक्शन को आपने पहले देखा होगा, इस फंक्शन का क्या नाम है? ये फंक्शन जो रैशनल, डिरिचलेट फंक्शन का हाँ एक जी, क्या फंक्शन नाम था। है? दोबारा बोलिएगा आप दोनों। डिरिचलेट फंक्शन ड्रिशले है ये। दूसरे का फ्रेंड एक ने क्या आंसर दिया? का एक काय। फंक्शन। काय का क्या यस, नाम है, मतलब काय फंक्शन? काय वो जो ग्रीक लेटर होता है, काय सी एच आई। चाहे वही मतलब वो जो काय इस तरह का होता है। यस सर। अच्छा, मुझे काय के बारे में नहीं आइडिया, आई डोंट नो, शायद इसका नाम काय भी रखा हो शॉर्ट किसी ने। लेकिन ये है कि इस फंक्शन का नाम ड्रिशले फंक्शन है। इसको ये इंडिकेटर टाइप का फंक्शन है, यानी कि स्टेप फंक्शन टाइप का फंक्शन है। और ये 0-1 इंटरवल के दरमियान सारे रैशनल नंबर्स पे एक वैल्यू देता है और सारे इरैशनल नंबर्स पे दूसरी वैल्यू देता है। मतलब कि हर रैशनल इरैशनल पॉइंट पे इसने स्टेप चेंज करना है अपना, और ये दो वैल्यू सिर्फ एज्यूम करता है, एक 0 और एक 1। इसकी और फॉर्म्स भी हैं कि रैशनल नंबर्स पे k1 कांस्टेंट वैल्यू कोई फॉर्म कर ले और इरेशनल नंबर्स पे k2 कोई भी कांस्टेंट। तो मतलब तो वही है कि इसका स्टेप फंक्शन है, ये दो ही वैल्यूज एज्यूम करेगा, एक वैल्यू रैशनल नंबर्स पे और दूसरी रैशनल नंबर्स पे। ठीक है, तो इसकी एक दो वेरिएशंस भी आपको मिल सकती हैं। तो इन ऑल केसेस ये जो फंक्शन है ये जंप करता रहेगा फ्रॉम एवरी रैशनल नंबर टू एवरी इरेशनल नंबर। इसमें आपको फंक्शन की वैल्यूज़ में जंप मिलेंगे। ठीक है, और आपको तो पता है कि रैशनल और रैशनल तो डेंस हैं आर के अंदर, तो हर रैशनल नंबर के बाद आपको इरेशनल नंबर मिलेगा, हर इरेशनल नंबर के बाद आपको रैशनल नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इसके जो इमेज आएंगे वहाँ कहीं पे भी आपको इस तरह की सॉलिड लाइंस नहीं मिलेंगी, या मिल सकती हैं इसके फंक्शन के ग्राफ में, मिल सकती हैं इस तरह की लाइंस। अगर मैं कहूँ कि ये मेरी 0 वैल्यू है, ये मेरी 1 वैल्यू है, ठीक है, तो क्या मुझे इसका ग्राफ इस तरह का मिल सकता है कि वो इस तरह के बड़े बड़े स्टेप्स हों? ऐसे हो सकता है? क्या ये इसका पॉसिबल ग्राफ हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो नहीं सकता। सर, एक्सप्लेन कर नहीं। सकता है कोई कि ये इसका ग्राफ कभी भी नहीं हो सकता? कौन एक्सप्लेन करेगा? फॉर एग्जांपल इस रीजन के अंदर ये स्टेप आपको नहीं मिल सकता, ये वाला। उसकी वजह, क्योंकि इस इंटरवल में क्या मसला है? हाँ जी, बात पूरी करें। हाँ जी, अगर नहीं हो सकता तो कोई वजह तो होगी ना। नहीं आइडिया? अभी
यही बात मैंने अभी रिपीट की थी, उसी का मैंने ग्राफ में बता दिया है कि अगर आप कहते हैं कि ए से बी के दरमियान सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 1 आ जाएं फंक्शन की, तो ये कब हो सकता है बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन? अगर वो जब भी रैशनल है, लेकिन हर रैशनल के बाद भी रैशनल, तो इट मींस दैट कि इरेशनल। हाँ जी, बिल्कुल सही। कि अगर यहाँ पे सारी वैल्यूज़ ए से बी के दरमियान तो हमने 1 प्लॉट कर दिया सारी सॉलिड लाइन, तो ये तो तब होगा जब 0 ए से बी के दरमियान सारे नंबर्स इरेशनल हो जाएं, क्योंकि इरेशनल पे 1 इमेज आ रहा है हमारे फंक्शन में। लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो डेंस है इरेशनल और इरेशनल। इसका मतलब है कि इन नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर्स भी आने हैं और इरेशनल नंबर्स भी आने हैं, और अगर इसके दरमियान में रैशनल और इरेशनल दोनों आने हैं तो ग्राफ में इरेशनल के अगेंस्ट 1 और रैशनल के अगेंस्ट यहाँ पे 0 भी अपीयर होगा, राइट। तो इस वजह से इस ग्राफ का जो इस फंक्शन के जो ग्राफ हैं, असल में स्टेप फंक्शन तो बनता है, बट वो स्टेप फंक्शन कुछ इस तरह का होता है कि दोनों लाइंस ही कंप्लीट हो जाती हैं। वो कैसे कंप्लीट हो जाती हैं? क्योंकि यहाँ पे इसके जो इमेज आते हैं वो वैसे तो आइसोलेटेड पॉइंट्स के तौर पे आते हैं, यानी कि असल में जो इसका इमेज आया है वो इस तरह के डॉट्स आए हैं कि पहले एक रैशनल पे पहले एक रैशनल पे 1 वैल्यू आई है, फिर अगले रैशनल पे 1 वैल्यू आई है, और क्योंकि ये रैशनल इकट्ठे तो नहीं पड़े हुए तो इसलिए कोई भी 2 पॉइंट्स भी इकट्ठे नहीं आएंगे। लेकिन ये पॉइंट्स आपस में इतना करीब करीब होते हैं कि हम इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो इस तरह से नहीं देख सकते हैं। तो जब हम इसका प्लॉट करेंगे तो हमें दोनों सॉलिड लाइंस ही लगेंगी, क्योंकि वो पहली सॉलिड लाइन इरेशनल नंबर्स हैं 0 1 के दरमियान, तो वो भी डेंस हैं 0 1 में, तो इसलिए वो सॉलिड लाइन। और नीचे वाली सॉलिड लाइन क्योंकि रैशनल नंबर्स हैं 0 1 के दरमियान, और क्योंकि रैशनल नंबर्स भी 0 1 के दरमियान डेंस हैं, तो इसलिए ये भी आपको लाइन जो है वो एक्चुअली ऐसी होगी, लेकिन देखने में आपको सॉलिड ही लगेंगी ये, क्योंकि दो रैशनल्स के दरमियान कंसेक्यूटिव कोई डिस्टेंस नहीं होगा, तकरीबन 0 होगा, और दो इरेशनल्स के दरमियान में डिस्टेंस तकरीबन 0 होगा। तो इस वजह से आप इन दोनों लाइंस को आपको लगेगा जैसे ऊपर और नीचे दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल सॉलिड लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए ना इसका, ठीक है। ये समझ आ गया ग्राफ इसका आपको? जी सर। अच्छा चलें, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि ना, अब मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा मिक्स करता हूँ एक और फंक्शन के साथ, और मैं आपसे पूछता हूँ कि ना चलें इतना काफ़ी है। एक्चुअली सर आपकी आवाज़ काफ़ी कट कट के आ रही है, तो अच्छा जी, ओके। ये नेटवर्क का मैं थोड़ा सेट करता हूँ क्लियर मीनवाइल। आपको नेटवर्क का इशू होगा तो वैसे क्लियर। हाँ चलें, इशू हो तो बताइएगा। अच्छा, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है अभी, ये मैंने 0 1 के दरमियान में ड्रिशले फंक्शन बना दिया, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस आ गई, एक रैशनल नंबर्स की एक रैशनल नंबर्स की, और फिर मैंने ऐसा किया कि ना 1 से लेके 2 तक एक लीनियर जो फंक्शन है, ये ओवरलैपिंग लगना शुरू हो गया यहाँ से, तो ये ओवरलैप नहीं कर रहा। 1 से 2 के दरमियान में मैंने एक सिंपल स्ट्रेट लीनियर लाइन जो है वो बना दी, ठीक है। ये फंक्शन 2 है, और ये फंक्शन 1 है f। चलें, अब मुझे ये बताएं कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस कितने पॉइंट्स पे है? 0 से 1 तक। 0 से 1 के दरमियान ये कंटिन्यूस है? 1 से 2 के दरमियान। हाँ, ये फंक्शन जो है, ये जो डिरिचलेट फंक्शन है, ये तो नो वेयर कंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब ये तो किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है।
और जो दूसरा फंक्शन है आपके पास जी जो मैंने बनाया लीनियर फंक्शन 1 से 2 के दरमियान, ये कंटिन्यूस होगा 1 से 2 के दरमियान। तो ये फंक्शन अगर मैंने चेक करना हो 0 से 2 के दरमियान, टोटल डोमेन जो है 0 से 2, अगर मैंने इसके दरमियान चेक करना हो कि कितने पॉइंट्स पे जो फंक्शन मैंने सारा का सारा दो फंक्शन प्लॉट किए हैं, इन दोनों को मैं इकट्ठा करके कह लूँ कि ये मेरा सारा फंक्शन है, तो इसको मैं देखना चाहूँगा ये 0 से 2 के दरमियान कितने पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है। तो हम ये कहेंगे कि ये 1 से 2 के दरमियान कंटिन्यूस है। ठीक है, तो फिर ये बताएं कि ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूस कहला सकता है कि नहीं। ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूस का मतलब है कि ये तकरीबन पूरी डोमेन में, ऑलमोस्ट पूरी डोमेन में कंटिन्यूस होना चाहिए। और जिन पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूस नहीं होगा वो मिलके जीरो मैयर का सेट फॉर्म करेंगे। तो मुझे बताएं कि कितने पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूस है, कितने पॉइंट्स पे कंटिन्यूस नहीं है। जिन पॉइंट्स पे कंटिन्यूस नहीं है वो सेट कितना बड़ा है। हाँ जी बताएं। हाँ जी, कितनी डोमेन पे कंटिन्यूस है और कितनी पे नहीं है, चलिए बताएं पहले। सर 1 से 2 1 पे से कंटिन्यूस है और 0 से 1 तक जो है ना वो 0 से डिसकंटिन्यूस है। नहीं है कंटिन्यूस, ठीक हो गया। तो हमने अगर प्रॉपर्टी कंटिन्यूटी की डिस्कस करनी है जो कि हमारी प्रॉपर्टी पी है, तो मैंने अगर ये देखना हो कि क्या ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूस है, तो आपने ये देखना था कि जिन पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूस नहीं है वो पॉइंट्स का जो सेट बनेगा, वो सेट जिसको हमने ई नोट कहा था लास्ट लेक्चर में, तो ई नोट यहाँ पे कितना है, ई नोट यहाँ पे क्या सेट है जिस पे ये कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन। So 0 से सर 1. 0 से 1 सर 1 अनकाउंटेबल सेट। 0 से 1 अनकाउंटेबल सेट, यानी कि पूरा का इंटरवल, पूरा डीजेनरेट इंटरवल बन जाएगा ये, नॉन डीजेनरेट इंटरवल 0 से 1। और इसका मैयर कितना हो जाएगा, मैयर सर इसका हाँ 1। मैयर 1 हो जाएगा। तो हमने वहाँ पे थ्योरम में नहीं, हमने वो जो डेफिनेशन बताई थी ऑलमोस्ट एवरीवेयर की, हमने कहा था प्रॉपर्टी पी हो इट नॉट होल्ड एवरीवेयर होल्ड करती है। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉपर्टी पी जो है वो 1 मैयर के सेट पे होल्ड नहीं कर रही। इसका मतलब है जिन पॉइंट्स पे होल्ड नहीं कर रही वो 0 मैयर का सेट फॉर्म नहीं कर रहे बल्कि 1 मैयर का सेट फॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब जो है वो 0 से ज़्यादा पॉइंट हो गए हैं जिन पॉइंट्स पे प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए अब जो है वो फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी पी को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक हो गया, तो फर्क समझ आ रही है, फर्क समझ आ रहा है आपको कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी होल्ड करने का क्या मतलब है कि वो तकरीबन सारे पॉइंट्स पे होल्ड करे। और अगर वो एक सेट पे सब डोमेन के सबसेट पे, फॉर एग्जांपल ई नोट, अगर उस पे होल्ड नहीं करती है तो वो ई नोट जो है वो उसका मैयर 0 होना चाहिए। तो फिर हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी हर जगह पे ही होल्ड करती है, बस एक छोटा सेट है जिस पे होल्ड नहीं करती, क्योंकि 0 मैयर का सेट आपको पता है कि सबसे छोटे सेट्स की एग्जांपल्स में आता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जिन पॉइंट होल्ड नहीं करती है वो 0 मैयर का सेट है, छोटा सेट है वो, इस वजह से तकरीबन हर जगह पे ही होल्ड कर रही है। लेकिन अब आप देख रहे हो कि जहाँ पे होल्ड नहीं करती है जिन पॉइंट्स पे, वो 0 मैयर का सेट फॉर्म करने के बजाय 1 मैयर का सेट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और इस वजह उनकी जो मैयर है वो एक बड़ा सेट बन गया है जिस पे वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। तो इस वजह से ऑलमोस्ट एवरीवेयर की प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि वो यहाँ पे होल्ड नहीं कर रही। ये सेट जो है ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी बी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बल्कि एक बड़े हिस्से पे ये प्रॉपर्टी बी सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, तो ये इस तरह की फंक्शन कोई भी आप बना सकते हो अपनी मर्ज़ी से, और प्रॉपर्टी भी कोई भी उसकी स्टडी कर सकते हो। लेकिन आपने देखना है कि प्रॉपर्टी पी ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करने का मतलब है कि भाई हर हर जगह पे होल्ड करे। और हर जगह पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करने में थोड़ी सी रिलैक्सेशन है कि चंद पॉइंट्स पे, एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे होल्ड अगर नहीं भी करती तो खैर है, बाकी हर जगह करनी चाहिए। और वो जहाँ पे होल्ड नहीं कर रही है वो पॉइंट्स एक सेट में रखो, ई नोट सेट में,
और उस ई नोट सेट का मैयर 0 रहना चाहिए। बेशक इन्फिनिट पॉइंट्स भी हो जाएं जिस तरह नेचुरल नंबर्स में होते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो तब भी वो 0 मैयर का सेट ही फॉर्म करेंगे, लेकिन बाकी सब पॉइंट्स पे होल्ड करनी भी चाहिए फिर। तो ये जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, उसमें ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर आ गया, तो फिर इसकी एक्सप्लेनेशन हमने इस तरह से दे दी है। अच्छा, अब हमने अभी जो हमारा थ्योरम नंबर 6 है, इसमें हमने ये देखना है कि लेट एफ एंड जी बी मेजरेबल फंक्शंस। एफ और जी मेजरेबल फंक्शन हैं, इनकी डोमेन मेजरेबल है, और वो जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो थ्योरम 1 में दी हुई हैं इस चैप्टर में, इस सेक्शन में, वो उन चारों में से किसी एक को सेटिस्फाई करते हैं, और वो फिर चारों इक्विवेलेंट हैं तो वो चारों को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब है फंक्शन। तो अगर वो दो फंक्शन मेजरेबल फंक्शंस हैं और फाइनाइट फंक्शन है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, एफ एंड जी आर मेजरेबल फंक्शंस ऑन द डोमेन ई दैट आर फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो इसका मतलब है कि फंक्शन एफ और जी जो है वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर फाइनाइट हैं, ठीक है, ऑन ई। चलें, ये भी मुझे चेक करना चाहिए। फिर एक और चीज़ मैंने चेक करनी है, मुझे ये बताइए कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर फाइनाइट का क्या मतलब है। जिस तरह मैंने आपको अभी ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूस की एग्जांपल दी है, तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर फाइनाइट फंक्शन की क्या एग्जांपल आप मुझे दे सकते हैं, बताइए। कोई एग्जांपल आप लोग भी दे दें, बताएं, शाबाश। ऑलमोस्ट एवरीवेयर फाइनाइट फंक्शन की कोई एग्जांपल दें जो कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर फाइनाइट हो। हाँ जी, ऑलमोस्ट एवरीवेयर फाइनाइट फंक्शन की एग्जांपल चाहिए मुझे। कोई है जो कोशिश करे। ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मैंने बता तो दिया है, तो अब क्या फाइनाइट फंक्शंस की एग्जांपल्स आप लोगों के पास नहीं है? हाँ जी, सर +1 मार्क। उस सेट में से हम फाइनाइट सब सेट ले लेंगे कोई भी, तो उनकी जो कलेक्शन बनेगी। शान, आपकी वीडियो बंद कर देना यार। हाँ, ठीक है। अच्छा, दोबारा से बताइएगा, अभी क्या बताया आपने? सर मैंने कहा फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी यही होगी ना कि उस सेट के हम मतलब ऑलमोस्ट वो सेट भी खुद एक फाइनाइट ही होगा, तो उसके जितने सबसेट बनाएंगे वो भी तो फाइनाइट ही होंगे, तो फिर वो ऑलमोस्ट फाइनाइट एवरीवेयर हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो ऐसे ही बाकी। आपने दोनों चीज़ों को फाइनाइट कर दिया है। दोनों चीज़ें हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर फाइनाइट फंक्शन, मैंने ये कहा था। तो फाइनाइट फंक्शन का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर फाइनाइट फंक्शन का मतलब ये है कि डोमेन चाहे बेशक इन्फिनिट हो जाए, जो भी डोमेन हो कोई भी हो सकती है, रेंज उसकी लेकिन फाइनाइट आएगी। हाँ, रेंज जो उसकी आएगी वो फाइनाइट आएगी, यानी कि वो फाइनाइट हाँ, यानी कि वो फंक्शन जो होगा डेफिनेट नंबर हो। उस हाँ, उसके इमेजेस जो हैं वो फंक्शन एक बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा, इस तरह कहना है जी कि सर, उसके जो जी सर। इमेजेस होंगे वो सिर्फ कुछ फाइनाइट वैल्यूज़ को फाइनाइट वैल्यूज़ को एज्यूम करेंगे। ठीक हो गया? जी तो इस तरीके से ये फंक्शन जो है ये फाइनाइट फंक्शन बन जाएगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी कि कुछ पॉइंट्स पे वो ज़्यादा वैल्यू एज्यूम कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर वैल्यूज़ पे लेकिन उसने मेजॉरिटी finite values- पॉइंट पे उसकी फाइनाइट रेंज जाएगी। हाँ जी, बाकी सारी उसकी वैल्यूज़ पे फाइनाइट उसकी रेंज आनी चाहिए। तो उसको हम कहेंगे कि ये फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो है वो फाइनाइट फंक्शन है। तो अगर एफ और जी दोनों के दोनों जो हैं वो फाइनाइट हों पूरी डोमेन पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और यस। उन फंक्शंस के लिए ये थ्योरम है कि अगर दो मेजरेबल फंक्शन हैं और हैं भी ऑलमोस्ट एवरीवेयर फाइनाइट ऑन द डोमेन,
तो फिर लिनियरिटी और प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होल्ड करेंगी। यानी कि अगर आप उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से एक और फंक्शन बना लेते हो, यानी कि अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी से कोई फंक्शन बना लेते हो एक नया, तो ये भी मेजरेबल होगा। अच्छा, अगर आप अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी टाइप का कोई नया फंक्शन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एंड जी से बना लेते हो तो वो भी मेजरेबल होगा। और अगर एफ प्रोडक्ट जी से, यानी कि ये कंपोजिशन फंक्शन है एफ जी, तो अगर आप कंपोजिशन दोनों फंक्शंस के ले लेते हो तो वो भी मेजरेबल फंक्शन होगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनहेरिट कर लेंगे ये फंक्शन फ्रॉम द मेजरेबिलिटी ऑफ एफ एंड जी। तो इसके प्रूफ में आप देख लो, सबसे पहले उसने अल्फ़ा जो है उसको ज़ीरो ले लिया। अगर अल्फ़ा ज़ीरो ले लेते हो तो फिर जो फंक्शन अल्फ़ा एस है, एफ अल्फ़ा इंटू एफ है, वो एक ज़ीरो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, तो ऑब्वियसली वो मेजरेबल होगा। तो अगर आप अल्फ़ा नॉन ज़ीरो ले लेते हो तो फिर अगर आप अल्फ़ा नॉन ज़ीरो ले लेते हो तो मेजरेबल फंक्शंस के लिए जो थ्योरम 1 है उसमें जो 4 एक्सियम दिए हैं उसमें से कोई एक एक्सियम आप यहाँ पे सेटिस्फाई कर लें। तो फॉर एग्जांपल अगर अल्फ़ा जो है वो नॉन ज़ीरो है तो उसको उसने कहा कि कांस्टेंट नंबर सी एज्यूम कर लो, और वो जो प्रॉपर्टीज़ थी जिन सेट्स को मेजरेबल चेक करना था उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी जो है वो आप देख लें कि वो किस तरह की हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाली कंडीशन देख लें कि फॉर ऑल द पॉइंट्स इन द डोमेन एक्स अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन सी, अगर आप ये वाला रीजन जो है डोमेन का अगर वो आप हाईलाइट कर लें, ठीक है, तो ये बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा इसके कि आप अल्फ़ा, क्योंकि फाइनाइट नॉन ज़ीरो स्केलर है तो आप अल्फ़ा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें यहाँ से। तो ये जो यही जो स्टेटमेंट है वो बन जाएगी इस तरह की कि एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन सी ओवर अल्फ़ा। और जिस तरह वो जो फंक्शन है, क्योंकि एफ जो है वो मेजरेबल फंक्शन है ना यहाँ पे, तो फिर जिस तरह आपने जो मेजरेबल फंक्शन के एक्सियम देखे हैं शुरू में, तो एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन सम कांस्टेंट सी डैश, अगर आप यहाँ पे एज्यूम कर लें वेयर सी डैश इज़ द नंबर सी ओवर अल्फ़ा, तो ये बिल्कुल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है कि ये वाला फंक्शन इन इस रेंज के अगेंस्ट जो डोमेन वाला पार्ट होगा तो ये सारा सेट जो है वो मेजरेबल सेट फॉर्म करेगा, क्योंकि एफ जो है वो मेजरेबल फंक्शन है फॉर अल्फ़ा ग्रेटर देन ज़ीरो। और इसी तरह अल्फ़ा लेस देन ज़ीरो के लिए भी इसकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट इस तरह की फॉर्म हो जाएगी। और ये जो सेकंड सेट्स हैं दोनों, ये एफ़ की मेजरेबिलिटी की वजह से ये दोनों मेजरेबल सेट होंगे। तो यहाँ से जो है वो मेजरेबिलिटी ऑफ एफ़ जो है वो अल्फ़ा इंटू एफ़ की मेजरेबिलिटी को फॉलो कर लेगी, ठीक है, यानी कि अब अल्फ़ा एफ़ जो है वो भी मेजरेबल फंक्शन बन जाएगा। और अब जिस तरह से आपने अल्फ़ा एफ़ को मेजरेबल चेक किया है, तो इसी तरीके से आप जो है वो बीटा इंटू जी को भी मेजरेबल प्रूफ कर सकते हैं फिर यहाँ से। और उस तरीके से ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो ये दो स्टेप्स उसने आगे किए हैं, इससे वो मेजरेबल बन जाएगा। राइट, कैसे किया उसने एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ एक्स जो है, क्योंकि दोनों फंक्शन आपने ऐड करके एक नया फंक्शन बनाना है, तो उसने अब जो नया फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, ये केस ले रहा है अल्फ़ा और बीटा दोनों को बंद रख के, ताकि अल्फ़ा बीटा दोनों वैनिश हो जाएं, सिर्फ दोनों का सम जो है फंक्शंस का उसको आप चेक कर लें। तो एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स जो है, अगर ये आप इमेजेस, क्योंकि दोनों आपने जो प्रीवियस स्टेटमेंट्स हैं उसमें देखें कि हम फंक्शन की फंक्शन के अगेंस्ट एक पॉइंट चेक करते हैं, यानी कि रेंज का एक पॉइंट फिक्स करते हैं और डोमेन उसके अगेंस्ट हम सारी की सारी हाईलाइट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे उसने फिर जो है फिर से एक सी ले लिया और एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को चेक कर लिया कि एक्स की कौन सी वैल्यूज़ होंगी जिनके लिए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स जो है वो लेस देन सी होगा। वो सेटअप चेक कर लेंगे कि क्या वो मेजरेबल सेट फॉर्म कर रहा है, तो फिर एफ प्लस जी भी मेजरेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लेस देन सी से इम्प्लाई हो जाएगा उसने यहाँ से उसने एफ ऑफ एक्स को सेपरेट कर लिया और इस तरह का एक्सप्रेशन बना लिया, राइट। और यहाँ से जो है वो आर की डेंसिटी को यूज़ करके उसने कहा है कि फिर इन दोनों ये दोनों नंबर्स एक दूसरे से स्ट्रिक्टली एफ ऑफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली लेस है सी माइनस जी से, तो इनके दरमियान एक रैशनल नंबर भी होगा फिर कोई ना कोई, तो उसने वो क्यू एज्यूम कर लिया, ठीक है, कि क्यू इन दोनों के दरमियान है। यहाँ से फॉलो हो गया आपके पास ये तो आपने एज्यूम किया है ना, तो यहाँ से फॉलो हो गया आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन कि जो जी ऑफ एक्स है दैट वुड बी लेस देन सी माइनस क्यू, क्योंकि जी ऑफ एक्स को आप यहाँ से जी ऑफ एक्स का बाउंड बना सकते हैं, ठीक है। तो उसने एफ ऑफ एक्स का अलग बाउंड बना लिया यहाँ से,
और जी ऑफ एक्स का अलग बाउंड बना लिया, लेकिन जी ऑफ एक्स जो है उसमें हर रैशनल नंबर के लिए वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स के लिए जो इसने बनाया सेट वो ये वाला जो मैंने अंडरलाइन किया है फॉर एवरी रैशनल नंबर, और एफ ऑफ एक्स के लिए जो हाईलाइट किया है वो ये वाला है, ठीक है। और अब इसका मतलब क्या है कि सारे रैशनल नंबर्स जो आएंगे डोमेन में, तो उनके अगेंस्ट आपको इन सारे सेट्स का यूनियन लेना पड़ेगा, वो जो कि काउंटेबल यूनियन होगा, ठीक है। तो अब वो काउंटेबल यूनियन होगा, और जब एक रैशनल नंबर यहाँ पे फिक्स करेंगे आप, तो फिर उसके अगेंस्ट सी माइनस क्यू एक और कांस्टेंट नंबर ही होगा कोई, और उस कांस्टेंट नंबर के अगेंस्ट जी ऑफ एक्स लेस देन दैट कांस्टेंट नंबर। तो ये जो डोमेन होगी ये एक मेजरेबल सेट फॉर्म करेगी, क्योंकि जी को आपने ऊपर शो कर दिया कि जी जो है वो मेजरेबल फंक्शन है, बल्कि जी और एफ और जी तो उसने हमें बताया है कि मेजरेबल फंक्शन है। तो जी मेजरेबल फंक्शन है, हर रैशनल नंबर के लिए जी मेजरेबल फंक्शन आएगा, और क्योंकि रैशनल्स काउंटेबल हैं तो ये मेजरेबल फंक्शंस का काउंटेबल यूनियन आएगा, तो जो कि फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में हम देख चुके हैं कि वो भी मेजरेबल ही होगा फिर सेट। तो इसी तरह राइट पे जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स के लिए वो भी ये रैशनल नंबर है, तो इस वजह से एफ ऑफ एक्स लेस देन क्यू के लिए ये सेट भी जो एक्स वाला है राइट साइड पे, ये भी मेजरेबल सेट फॉर्म करेगा, और इन दोनों मेजरेबल सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो भी मेजरेबल सेट फॉर्म करेगा। सो अल्टीमेटली ये जो फंक्शन लेफ्ट साइड पे आपने सेट लिखा था एफ प्लस जी, ये वाला फंक्शन भी मेजरेबल सेट फॉर्म कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स के फॉर्म में आ गया, हेंस एफ प्लस जी इज मेजरेबल। इसके बाद उसने जो है वो सिमिलर आर्गुमेंट दे के प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन को भी मेजरेबल शो कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो ये आपने देख लेना यहाँ से। अच्छा एक चीज़ आप यहाँ से ऑब्जर्व कर, एक मिनट एक मिनट दीजिएगा बस, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा एक नोटेशन का जो है वो थोड़ा सा मसला नज़र आया, वो ये कि जो उसने f इंटू जी डिफाइन किया हुआ था ऊपर, वो प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन है, और वो प्रोडक्ट जो है वो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स टाइप का है, ठीक है। ये जो उसने यहाँ पे एफ जी इकट्ठा लिखा है ना, ये असल में प्रोडक्ट है, और ये कैसे डिफाइन होगा, f इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन है, नॉट द कंपोजिशन। अक्सर औकात कैलकुलस में कंपोजिशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं, ऑब्वियस होता है वहाँ से, लेकिन यहाँ पे जो है ना उसने जो स्टेटमेंट दिया यहाँ पे ये वाली, यहाँ से देखिएगा कि उसने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द मेजरेबल फंक्शन वो तो मेजरेबल है, जो कि प्रूफ कर दिया उसने यहाँ से एफ स्क्वायर को मेजरेबल करके, एफ स्क्वायर जो है वो एफ इंटू एफ है, ठीक है। ये तो प्रोडक्ट जो है वो तो मेजरेबल उसने शो कर दिया, लेकिन उसने कहा है कि कंपोजिशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मेजरेबल हो, ठीक है। ये देखें, और कंपोजिशन के लिए कि दो फंक्शन का कंपोजिशन ज़रूरी नहीं है कि मेजरेबल हो, उसके लिए उसने ये एग्जांपल दी है, और ये एग्जांपल यूज़ कर रही है कैंटिलीबैक फंक्शन फाई, और उसकी जो दूसरी फॉर्म साई दी थी उसने लास्ट सेक्शन में,
तो इन दो फंक्शंस के कॉम्पोजिशन को उसने शो किया है कि ये जो है मेजरेबल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस वजह से काउंटर एग्जांपल भी मिल गई आपको। इसका मतलब है कि फंक्शंस, मेजरेबल फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन एडिशन की फॉर्म में, और उनका प्रोडक्ट जो है वो तो मेजरेबल होता है, बट उनका जो कंपोजिशन है वो ज़रूरी नहीं है कि मेजरेबल हो। अच्छा जी, यहाँ तक जो है वो ये एग्जांपल कहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे, ठीक है। ये काउंटर एग्जांपल आ गई इसकी कि कंपोजिशन जो है वो मेजरेबल होना ज़रूरी नहीं है, वो ये एग्जांपल आ गई। एग्जांपल नंबर नहीं है इसका, बस एग्जांपल है ये प्रोपोजिशन थ्योरम 6 के बाद, थ्योरम नंबर, हाँ जी, थ्योरम नंबर 6 के बाद। तो ये एग्जांपल जो है ये दिखनी है, बस यहाँ तक काफ़ी है। अब हम शुरू करते हैं लेबैक इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4.1। लेबैक इंटीग्रेशन का उसने स्टार्ट लिया है, वो लेबैक इंटीग्रेशन के लिए कुछ फंक्शंस डिफाइन करेगा और उनका लेबैक इंटीग्रल लेने का जो तरीका है वो एक्सप्लेन करेगा। लेकिन उससे पहले वो रीमान इंटीग्रल को एक्सप्लेन करेगा। तो ये तो, लेकिन पहले आपको पता है कि रीमान इंटीग्रल कैसे लेते हैं, क्योंकि ये तो एमएससी में है ऑलरेडी, रियल एनालिसिस में भी है ये, ठीक है। लेकिन दो चीज़ें हमने देखनी होती हैं सबसे पहले इंटीग्रेबल फंक्शंस को डील करते वक्त। दो चीज़ें हम देखते हैं। मुझे बताइए ज़रा, किसी को याद है कि हम जब कहते हैं कि एक फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है, तो उसके लिए क्या जो है वो कंडीशंस होती हैं कि किस फंक्शन को हम कहते हैं कि ये इंटीग्रेबल है आम इंटीग्रेशन के हवाले से, यानी कि रीमान इंटीग्रल तक सर की जो है। हाँ, बताएं बताएं। एक तो उसमें कॉन्टिन्यूटी और चेक होती है ना, सबसे पहले अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो वो इंटीग्रेबल नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन भी इंटीग्रेबल होते हैं। आप उनके इंटीग्रल को उनके, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं सर। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो लेकिन एक्चुअली ना डिफरेंशिएबिलिटी भी जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं करती। डिफरेंशिएबिलिटी भी कोई प्रॉब्लम नहीं करती है इंटीग्रल में, क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है, मिसाल के तौर पे एक्स मॉड जो है, ये ज़ीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बट ऑब्वियसली ये इसको आप बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। आप इसको किसी भी पॉइंट से ज़ीरो तक सेपरेट कर लो, फिर ज़ीरो से आगे सेपरेट कर लो, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो कोई मसला नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी का भी। किस चीज़ का मसला होता है इंटीग्रेशन में, क्या चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। सर रीमान इंटीग्रल में हम अपर और लोअर सम जो हैं उनके अपर और लोअर इंटीग्रल लेते हैं और उनको इक्वल करते हैं, फिर वो फंक्शन जो है इंटीग्रेबल होता है। जी बिल्कुल सही। तो जो कोई एक फंक्शन अगर हम कहते हैं कि वो इंटीग्रेबल नहीं है, तो उस फंक्शन में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि वो इंटीग्रेबल नहीं होता? और उसमें फिर यही है कि लोअर सम जो है पार्टीशन का और अपर सम है वो फिर इक्वल नहीं आते होंगे। हाँ बिल्कुल सही है, मसला तो वैसे यही होता है। तो ऐसा जो है वो कब हो रहा होता है, फंक्शन की ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से ये सम्स इक्वल नहीं आते हैं, या जो है वो हम नहीं डिफाइन कर पाते इंटीग्रेशन को उस पे। कोई एक जब जहन में नहीं? फंक्शन बाउंडेड होता है तो हाँ equal होते हैं। हाँ, आप सही पहुंचे हैं कि फंक्शन जो है उसकी बाउंडेडनेस बहुत रोल प्ले करती है। कि एक फंक्शन जब अनबाउंडेड हो जाता है तो उस वक्त उसकी इंटीग्रेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कि फंक्शन के अनबाउंडेड होने की वजह से उसकी जो इंटीग्रेशन है उसमें इन्फिनिटी का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, और उसकी वजह से वो फंक्शन का इंटीग्रल इन्फिनिट हो जाता है। जैसा कि आप 1/x को देख लें, अगर 1/x का मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, जो मैंने नीचे बनाया है।
और आपको पता है कि इंटीग्रेशन की जो सारी टेक्निक्स हैं वो असल में किस तरीके से जनरलाइज हुई हैं, वो एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व ही होता है ना। तो जिस तरह अभी इन्होंने रीमान इंटीग्रल को एक्सप्लेन किया, अपर सम लोअर समस को, तो असल में जो इंटीग्रल्स होते हैं वो असल में एरिया अंडर द कर्व जो है उसको इस तरह की जो रेक्टेंगल्स होती हैं उनके एरियाज़ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और इन रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को सम करके अंडर द कर्व एरिया अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं। क्योंकि रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट करना आसान है, बेस को मल्टीप्लाई करी जाओ हाइट के साथ। तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा तो ये जो रेक्टेंगल्स बन रही हैं नीचे कर्व के नीचे, इन रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को सम करते हैं और उस सम से उस फंक्शन के इंटीग्रल को अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से रेक्टेंगल्स के एरिया की फॉर्म में आता है आपके पास इंटीग्रल। तो अगर एक फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा हो, जैसा कि ये फंक्शन, तो जिस पॉइंट पे वो अनबाउंडेड हो रहा होता है उस पॉइंट के इर्द गिर्द जो रेक्टेंगल बनती है वो रेक्टेंगल इन्फिनिट हाइट की हो जाती है फिर, ठीक है ना। क्योंकि ज़ीरो पे अगर ये फंक्शन इन्फिनिटी पे है तो फिर अंडर द कर्व जो रेक्टेंगल बननी है ज़ीरो के अराउंड वो उसकी हाइट इन्फिनिट हो जाएगी। तो इसकी वजह से उसकी रेक्टेंगल की हाइट इन्फिनिट होने की वजह से उसकी जो विड्थ है वो अब कम, बेशक हमने उसको बहुत कम एज्यूम करना होता है, लेकिन स्टिल वो जो एक पैच बनेगा वो इन्फिनिट एरिया का बन जाएगा, क्योंकि उसकी बेस जो है वो कोई डेल्टा टाइप की है और उसकी जो हाइट है वो इन्फिनिट टाइप की है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर कंट्रीब्यूट करेगा, जिसकी वजह से वो जो ओवरऑल एरिया है वो इन्फिनिट हो जाता तो इस तरह से रीमान इंटीग्रल की टेक्निक जो है वो काम करती है कि अगर आप इंटीग्रल के नीचे रेक्टेंगल्स जो हैं वो सब इंटरवल में बड़ी फंक्शन वैल्यू की हाइट के हिसाब से बनाते हैं तो वो अपर सम बनता है। और अगर आप जो सब इंटरवल्स बन रहे होते हैं उन सब इंटरवल्स में जो छोटे पॉइंट्स होते हैं फंक्शन के, अगर उनकी रिस्पेक्ट से अगर आप बनाते हैं रेक्टेंगल्स, यानी कि अब इस सब इंटरवल में जो मैंने हाईलाइट किया है जो छोटा वाला पॉइंट है वो राइट साइड पे है, क्योंकि तो अगर मैं उसकी हाइट की रिस्पेक्ट से बनाऊं फंक्शन अच्छा सो ये अगर आप जो है वो छोटी फंक्शनल वैल्यू जो है, अगर छोटी फंक्शनल वैल्यू की रिस्पेक्ट से अगर आप रेक्टेंगल बना लेते हैं तो वो जो रेक्टेंगल्स बनेंगी वो जो एरिया सारा कंट्रीब्यूट करेंगी, वो एरिया जो होगा वो एक्चुअल इंटीग्रल से कम होगा, ठीक है। क्योंकि आप हर बार जो है वो रेक्टेंगल के ऊपर कुछ थोड़ा सा एरिया मिस कर रहे होंगे। तो ये जो सम आएगा रेक्टेंगल्स का एरियाज़ का, ये लोअर सम कहलाएगा। जो लेफ़्ट साइड पे मैंने बनाई है रेक्टेंगल्स वो एक्चुअल इंटीग्रल से ज़्यादा एरिया कवर कर रही हैं, तो इनके सम से जो आएगा एरिया वो अपर सम आएगा, ठीक है। तो अगर ये अपर सम और लोअर सम जो हैं वो अगर पार्टीशंस को रिफ़ाइन करने के बाद अगर फिर भी बराबर आ जाते हैं, और पार्टीशन को रिफ़ाइन करने के बाद अगर ये बराबर आ जाते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी पे समझ लें, तो उस वक्त जब आपने सब इंटरवल्स इन्फिनिट सब इंटरवल्स कर दिए हैं डोमेन के, तो उस वक्त अगर ये उस वक्त एरर जो है वो दोनों का कम हो जाएगा, अपर सम छोटा हो जाएगा, लोअर सम बड़ा हो जाएगा। तो उस वक्त जो है अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन बन गया, और इसका जो रीमान इंटीग्रल है वो इसके एक्चुअल इंटीग्रल के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो रीमान इंटीग्रेशन जो है वो डिफाइन की होती है, ठीक है ना। डोमेन की पार्टीशन करते हैं, डोमेन की पार्टीशन करने के बाद
हम उसका अपर सम डिफाइन करते हैं और लोअर सम। ठीक है, ये ऊपर लोअर सम डिफाइन किया है, नीचे अपर सम डिफाइन किया है। लोअर सम में ये जो है वो रेक्टेंगल जो जो बेस है सब इंटरवल जो डोमेन के किए हैं, उन सब इंटरवल्स की ये एक सब इंटरवल है कोई, और स्मॉल एम आई है वो उस सब इंटरवल के अंदर इन्फिमम वैल्यू है फंक्शन की। और इस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपने बेस इंटू हाइट से एक रेक्टेंगल का एरिया जो है वो बना लिया है, कि एम आई जो है वो फंक्शन की हाइट ले ली है, और एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस वन, वेयर एक्स आई जो है एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। ठीक है, ये डोमेन की पार्टीशन की हुई है, तो एक्स आई बड़ा पॉइंट होगा, एक्स आई माइनस वन छोटा पॉइंट होगा। तो एक्स आई में से माइनस कर देंगे जब एक्स आई माइनस वन, तो एक विड्थ आ जाएगी आपके पास सब इंटरवल की, और वो नॉन नेगेटिव नंबर होगा वो। तो डोमेन में ये बेस बन जाएगी उस रेक्टेंगल की, और स्मॉल एम आई जो है उस सब इंटरवल के अंदर फंक्शन की आने वाली जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये उसकी हाइट बन जाएगी, तो ये लोअर सम बन जाएगा। और इसी तरह जो अपर सम है उसमें बेस वही है सब इंटरवल की, और आपने कैपिटल एम आई जो लिया है वो उसी सब इंटरवल के अंदर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, नीचे डिफाइन किया हुआ है ये कैपिटल एम आई। तो ये जो है कैपिटल एम आई, ये फिर रेक्टेंगल जो बनेगी ये फंक्शन से थोड़ी सी ऊंची होगी। ठीक है, और इस तरह के रेक्टेंगल्स को सम करोगे जब आप सारे सब इंटरवल्स के लिए तो ये एक्चुअल इंटीग्रल से बड़ा एक आएगा जो कि अपर सम कहलाएगा नंबर। ठीक हो गया, तो ये लोअर सम अपर सम डिफाइन कर लेंगे। फिर हम कहते हैं कि हम फिर पार्टीशन जो है डोमेन की उसको हम रिफाइन करेंगे, यानी कि ये जो डोमेन की पार्टीशन आपने एन पॉइंट्स की ली थी, आप इसकी रिफाइनमेंट करेंगे और एन को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे। रिफाइनमेंट का मतलब ये है कि डोमेन के हर दो जो पार्टीशन की है हर दो पॉइंट्स के दरमियान एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो पहले ये एन पॉइंट्स की पार्टीशन है, तो अब वो टू एन पॉइंट्स की पार्टीशन हो जाएगी। फिर टू एन पॉइंट्स की पार्टीशन को दोबारा रिफाइन करेंगे तो वो फोर एन पॉइंट्स की पार्टीशन हो जाएगी। और हर बार रिफाइनमेंट करने से एक रेक्टेंगल जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो दो रेक्टेंगल्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और उससे जो एरिया जो हमने ये एरिया जो हमने छोड़ दिया यहाँ पे एरिया सम करते वक्त, वो आधा जो है वो यूज़ हो जाएगा, और एरर जो है आधा रह जाएगा। तो हर रिफाइनमेंट के बाद जो है वो लोअर सम बढ़ता जाएगा और अपर सम कम होता जाएगा। तो जब ये पार्टीशन की जो रिफाइनमेंट्स हैं जब ये इन्फिनिट पॉइंट्स की पार्टीशन पे पहुंच जाएगी, तो उस वक्त ये जो रेक्टेंगल्स होंगी हॉरिजॉन्टली ये बड़ी छोटी छोटी स्ट्रिप्स बन जाएंगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो आपको जो नज़र आ रहा है कि ये सब इंटरवल्स बड़े बड़े सब इंटरवल्स हैं डोमेन के, तो ये बिल्कुल पॉइंट जितनी विड्थ के छोटे छोटे सब इंटरवल्स बन जाएंगे, और उनकी जो हाइट है उस पर जो रेक्टेंगल्स बन रही होंगी वो बिल्कुल छोटी छोटी होंगी, जिसकी वजह से ये जो एरिया ज़ाया हो रहा है यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ रहा है, उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है ये ना होने के बराबर होगा। तो उस वक्त जो है वो लोअर सम अपर सम के बराबर अगर आ जाता है इन्फिनिट पार्टीशन की रिफाइनमेंट्स के बाद तो उस वक्त जो है वो अ, इनका जो अपर सम लोअर सम दोनों बराबर हो जाएंगे, और उसी नंबर को हम कहेंगे कि दैट इज़ द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। तो इस तरीके से रीमान इंटीग्रल जो है वो डिफाइन होता था। एक मिनट दीजिएगा मुझे।
हाँ, 2-4 मिनट वेट कर ले सर, आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा बिजी हैं, तो जो क्विज है वो आपका ट्यूसडे को 8 बजे होगा। ये सर का मैसेज है। तो इसका जो टॉपिक्स है वो अभी सर जो है आपको ग्रुप में शेयर कर देते हैं, 5-10 मिनट के अंदर अंदर वही टॉपिक होंगे। और ट्यूसडे को 8 बजे है, इसका टाइमिंग चेंज सर कह रहे नहीं होगी, यही ट्यूसडे को ही होगा और 8 बजे ही होगा। इसलिए आप सब अवेलेबल रहें, इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। जी सर, ठीक ओके, है। जी सर, आ गई है समझ। मैं फिर भी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, टाइमिंग भी, डेज भी और टॉपिक्स भी। वैसे सर ने अभी मैसेज किया है कि क्विज जो है वो ट्यूसडे को 8 बजे होगा। टॉपिक क्या होगा फराज? मैं टॉपिक शेयर कर देता हूँ, आप लोग क्लास भी लीव नहीं करें, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर मैं टॉपिक भी शेयर कर देता हूँ। यार फराज, लास्ट टाइम भी जो है ना वो टॉपिक्स में नहीं था क्विज, तो ये काइंडली जो है अब ना वो होगा, सर को। अब जो टॉपिक मैं शेयर करूंगा उसी में से होगा। वो लास्ट टाइम सर ने लास्ट टॉपिक पढ़ाया तो उसी में से क्विज दे दिया, तो वो कोई मिस्टेक हो गई होगी। अभी मैं टॉपिक शेयर कर देता हूँ अटेंडेंस लेने के बाद, तो फिर आप लोग लीव कर दीजिएगा। मैं टॉपिक भी शेयर कर देता हूँ क्लास पे, ग्रुप में। ओके ओके, हो गया। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ फराज, अभी। जी जी डिटेल फॉर्म में ना ऑफिशियली ग्रुप में सेंड करना है। जी, दोबारा बोलिए।
किसी का कोई इशू है तो बता सकते हैं, और नहीं तो फिर आप क्लास लीव कर दें, मैं टॉपिक अभी और टाइमिंग भी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। आपने अटेंडेंस ले ली? जी जी, डर तो नहीं। अटेंडेंस हो गई है, जिसने लीव करना है कर सकता है, कोई इशू है तो बता दें, टॉपिक मैं शेयर कर देता हूँ अभी।